हेलो। चलिए, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो उसकी स्थापना थी उससे संदर्भित मैंने आपको क्लियर कट कर दिया था। इसके बाद बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश की नियुक्ति थी उससे संबंधित क्या वाद थे, उनसे रेलिवेंट जो भी फैसले थे उनके विषय में मैंने कंप्लीट बताया था। तो मैंने समझाया था जो 1982 का जो मामला था उसके अंतर्गत न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर के प्रावधान ये किया गया था कि न्यायाधीश जो नियुक्त किए जाएंगे उसके लिए एक न्यायिक संस्था के माध्यम से जो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। ओके, तो राष्ट्रपति जो नियुक्त करेंगे उसमें आपको पता होना चाहिए कि एक एनजेएसी जो 1982 में ही उसका परामर्श जो भगवती जी ने किया था उनके आधार पर ये स्पष्ट की गई थी, राइट। लेकिन बात ये थी कि उसमें आप देखोगे कि ये कहा गया था कि राष्ट्रपति जो हैं वो देखा जाए तो 1982 में कि जो भी उन्हें परामर्श दिया जाएगा, ओके, जो भी परामर्श दिया जाएगा वो परामर्श उनके लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी फैसले को उलट दिया गया 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट बनाम भारत संघ था। उसमें फैसले को 7-2 की कमेटी थी, ठीक है। उसमें ये फैसला को जस्ट अपोजिट किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे उनकी नियुक्ति से संबंधित अगर कोई परामर्श दिया जाता है तो वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। तो यह फैसला इतना मैंने आपको कंप्लीट बता दिया था, ओके। तो अब हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि इससे संबंधित जैसे कि 1998 में जो मामला आया था उनके आधार पर आप देखोगे कि वर्तमान में जो परामर्श प्रक्रिया है वो चलती है, ठीक। और आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित उस समय ये विचार किया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे वो कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पर होंगे, ओके। और कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत अगर आप देखोगे कि उसका जो आधार रहेगा उसमें 4 और 1 यानी कि 4 अन्य न्यायाधीश हैं और 1 मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, ओके। तो इस बेस पर उसमें कंप्लीट किया गया, वही आज वर्तमान में आधार उसका चलता है। तो आप यहां समझिए पहले कि जो कॉलेजियम व्यवस्था है, जो कॉलेजियम व्यवस्था है, आप अगर इसे समझें तो सबसे पहले आप देखिए क्या होता है कि इसके लिए व्यवस्था जो की गई थी ये तो 1993 में आ गई थी और 1993 के बाद ही स्पष्ट 1998 में इसका आधार डिसाइड किया गया कि इसका आधार होना क्या चाहिए। तो इसका आधार एक डिफाइन किया गया था कि जो भी कॉलेजियम व्यवस्था में रहेंगे वो 4 अन्य न्यायाधीश रहेंगे प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश, और इनकी जो सहमति रहेगी वो आम सहमति रहेगी। यानी कि इनकी जो सहमति है वो सहमति पूर्ण रूप से सभी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पांच न्यायाधीश हैं, इसमें से 2 सपोज में हैं या 2 अपोज में हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। इसमें सभी की आम सहमति होना अनिवार्य है, यानी कि सभी को मनाना ही पड़ेगा। अगर किसी भी मुख्य न्यायाधीश को अगर नियुक्त करना है तो उसे मनाना ही पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ और क्लियर कट की गई थी कि जैसे 5 हैं, ठीक, इसमें 4 तो रहेंगे वरिष्ठ न्यायाधीश, राइट। और एक रहे एक रहेंगे मुख्य न्यायाधीश जो कार्यकाल में काम करते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो अपनी सेवा दे रहे हैं, ओके। तो इस प्रकार से ये 5 रहेंगे और इस 5 में आप देखोगे जो 5 मेंबर हैं तो एक तो मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी रहेंगे। साथ ही साथ जब नया कोई मुख्य न्यायाधीश चुना जाएगा यानी कि ये हो जाएंगे सेवानिवृत्त, राइट। ये जो होंगे सेवानिवृत्त होंगे। और ये जो 4 अन्य हैं इनमें 1 न्यायाधीश वो भी रहेगा जो फ्यूचर में चुना जाएगा, ओके। तो फ्यूचर में, भविष्य में जिस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति रहेगी वो भी वरिष्ठ वाले जो न्यायाधीश हैं इनमें वो रहेगा। इसका मतलब ये है कि
एक न्यायाधीश वो रहेंगे जो मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में काम करते हैं या कार्यकाल में अपनी सेवा दे रहे हैं। 4 अन्य न्यायाधीश रहेंगे जो वरिष्ठ हैं। ओके, तो इस प्रकार से 5 हो जाएंगे। तो 5 में एक वरिष्ठ न्यायाधीश वो भी रहेंगे जो भविष्य में चुनने वाले हैं, क्योंकि ये न्यायाधीश ये वाले सेवानिवृत्त होने वाले हैं, अब ये चुने जाएंगे। तो इसलिए इसमें स्पष्ट यही किया गया था कि कोलेजियम का जो आधार रहेगा वो आम सहमति के आधार पर रहेगा और सभी की सहमति पूर्ण रूप से होनी चाहिए। अगर इनकी सहमति पूर्ण रूप से नहीं है, समझना, इनकी सहमति अगर पूर्ण रूप से नहीं है तो राष्ट्रपति के लिए ये बाध्यकारी परामर्श नहीं होगा, बाध्यकारी परामर्श नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हो कि 1993 में राष्ट्रपति को बाध्यकारी किया गया था कि राष्ट्रपति बाध्यकारी हैं, अगर कॉलेजियम के तहत अगर उन्हें परामर्श दिया जाता है तो वो उनके लिए बाध्यकारी है। राइट, तो ये इसमें स्पष्ट किया गया था। तो आप यही चीज़ें समझिए, तो ये इसमें स्पष्ट कर दिया गया था। अब बात ये आती है कि इनकी जो कॉलेजियम व्यवस्था है ये काम करती कैसे है। तो आपको पता होना चाहिए जो कॉलेजियम व्यवस्था है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं या अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो होती है कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पर ही होती है। और कॉलेजियम व्यवस्था जो है वो संविधान में नहीं दी गई है, उसकी 1993 में उस कॉलेजियम व्यवस्था लाई गई थी और ये स्वेच्छा से जो कमेटी गठित की गई थी उस कमेटी के आधार पर कॉलेजियम व्यवस्था को रखा गया था कि किसी भी इस कॉलेजियम जो व्यवस्था है, क्योंकि आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक अपना आदेश होता है, सुप्रीम के पास एक ऑर्डर होता है कि वो जिस ऑर्डर को अगर उसने रेगुलेट किया है, जिस ऑर्डर के तहत उसने परमिशन दिया है, तो वो एक प्रकार से कानूनी लहर की तरह या कानूनी की तरह ही वो माना जाएगा। लेकिन वो कानूनी नहीं होता है, कानून नहीं बना सकता है, लेकिन कानून की तरह माना जाएगा। तो इस वजह से वो विवेकशील है, अपने कृत्य करने के लिए वो स्वतंत्र है। राइट, अपने कृत्य करने के लिए वो स्वतंत्र है, इसलिए उन्होंने वो कॉलेजियम व्यवस्था लेके आए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम व्यवस्था लेके आए। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं रहा है। ओके चलिए, तो आप ये समझिए कॉलेजियम व्यवस्था जो है इनकी एक विवेकाधिकार पर है, ठीक है, और ये न्याय व्यवस्था को विकास करने के लिए या न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए या न्याय व्यवस्था की भूमिका को, महत्व को उसके बढ़ाने के लिए इस कॉलेजियम व्यवस्था को लाए। तो आप जैसा कि जानते हो कि वर्तमान में तो आप देखोगे जो कॉलेजियम व्यवस्था काम करती है वो इसी बेस पे करती है कि 1998 के तहत जो आम सहमति दी गई थी 5 न्यायाधीश को, और उनकी न्यायाधीश की जो सहमति है वो अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अगर उनकी सहमति अनिवार्य रूप से नहीं हो पा रही है तो राष्ट्रपति इसके लिए फिर बाध्यकारी नहीं होंगे। राष्ट्रपति बाध्यकारी तभी हैं जब इन कॉलेजियम व्यवस्था के तहत इनकी आम सहमति होना अनिवार्य है, पूर्ण आम सहमति होनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है बहुमत नहीं होना चाहिए, बहुमत के आधार पर हो कि 3 को ज़्यादा मिल गए 2 को कम मिले, 2 एक तरफ 3 एक तरफ, ये बहुमत है 3 वाले जीत गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी की जो सहमति है वो पूर्ण सहमति होनी चाहिए कि हाँ कि हम इस व्यक्ति को ऐसा ऐसा चुनेंगे, या कोई रूठ रहा है उसको मनाना है ये भी आप कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन सहमति तो होना चाहिए ना। तो ये व्यवस्था है। तो आप जानते हो कि कॉलेजियम व्यवस्था के तहत आप जानते हो कि किसी भी न्यायाधीश को चुना जाता है, मुख्य न्यायाधीश को चुना जाता है, तो उसमें एक फ्यूचर का जो चुना जाएगा वो भी उसमें मतलब कि भाग लेता है। ओके, इसके बाद क्या होता है कि फिर उसमें आम सहमति बनती है, आम सहमति के बाद फिर ये रिपोर्ट अपनी विधि आयोग के करते हैं। तो विधि आयोग अगर आप देखोगे तो विधि आयोग जो है ना, विधि आयोग है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें कौन कौन होता है, 2 तो विधि वेत्ता होते हैं, एक होता है विपक्ष का, एक विपक्ष का होता है, 2 मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं। राइट, 2 विधि वेत्ता, एक विपक्ष का, 2 मुख्य न्यायाधीश। इस प्रकार से आप देखोगे एक विधि मंत्री, ठीक, एक विधि मंत्री भी होते हैं। राइट, तो इस प्रकार से ये गठित किया जाता है विधि आयोग। और विधि आयोग आप देखोगे जो आया था ये एक्चुअली में एनजेसी व्यवस्था के आधार पे ही आया था। एनजेसी भले ही 2014 में 14 मई 15 में निरस्त किया गया था, लेकिन उसकी अगर आप पृष्ठभूमि देखोगे तो 1982 में ही उस पर विचार विमर्श किया गया था।
राइट। लेकिन वो लागू नहीं हुई, वो भले ही उस पर परामर्श नहीं माना गया हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सलाहकार रही है व्यवस्था। तो विधि आयोग जो है ना, वो स्पष्ट किया गया था। विधि आयोग जो है वो उसी के तहत ही आया था। तो आप जानते हो कि विधि आयोग में सरकार तो अपने आप में होशियारी करेगी ही। तो सरकार तो आप जानते हो कि वो चाहती है कि न्याय व्यवस्था को है कहीं ना कहीं नियंत्रण में रहे, कार्यपालिका यही चाहती है। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे नियम कानून या कुछ ऐसे निकालते रहते हैं कि ताकि जो न्यायपालिका है उस पर कहीं ना कहीं उस पर हावी हो या प्रभावी करे। लेकिन ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इनके बीच आपस में आप देखोगे शक्तियों का बंटवारा है। और कहीं ना कहीं न्यायिक समीक्षा को भी अब मूल ढांचा के तहत जोड़ दिया गया है। तो इसलिए अब किसी भी कृत्य के लिए अगर ऐसा कोई अनैतिक कृत्य या सुप्रीम कोर्ट या कोई न्यायपालिका के विरुद्ध ऐसा कानून आता है तो फिर न्याय समीक्षा करके वो असंवैधानिक घोषित कर सकता है। लेकिन आप देखोगे जो विधि आयोग है, राइट, जो विधि आयोग है, ये विधि आयोग देखा जाए तो ये एक एक्ट के ही तहत आया था। ठीक, तो उसके तहत वैसे तो आयोगों को तो आप जानते हो कि राष्ट्रपति होते हैं, वो गठित कर लेते हैं, बात सही है। तो आप जानते जैसे कि वित्त आयोग ले लो, हर 5 वर्ष में वो गठित कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग देखो, तो इनकी व्यवस्था भले ही संवैधानिक तौर पर है, लेकिन विधि आयोग आप देखोगे तो इसकी व्यवस्था संवैधानिक तौर पर कहाँ दी गई है, नहीं है ना। तो विधि आयोग के तहत अगर देखा जाए तो इसमें 2 विधिवेत्ता, 1 विपक्ष का नेता, 2 मुख्य न्यायाधीश, 1 विधि मंत्री। इसके बाद इसकी जो अध्यक्षता की जो बात की गई थी, वो कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। यहीं पर आप देखोगे कि न्यायपालिका फंस जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो सबसे बड़े वो माने जाते हैं। तो प्रधानमंत्री आप देखोगे अगर इसकी अध्यक्षता करते हैं, क्योंकि कोई परामर्श है विधि आयोग को दिया जाएगा, और विधि आयोग आप जानते हो विधि के तहत है। तो विधि के तहत अगर कोई भी व्यवस्था की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट है उस चीज़ को इकरार या मनाही नहीं कर सकता है, को मानना पड़ता है उसे। तो विधि आयोग के तहत ही व्यवस्था की गई। अब इसमें अध्यक्षता प्रधानमंत्री को भी बनाया गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट इसको मनाही नहीं कर सकता है कि हम प्रधानमंत्री से नहीं कराएंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। इसलिए आप समझिए सीधी बात को कि इनका परामर्श जरूर रहता है, एक्चुअली में नियुक्ति कौन करता है, वो प्रधानमंत्री ही करता है। आप यहाँ एक चीज समझ लीजिए, प्रधानमंत्री का मतलब ये है यहाँ पे राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति को परामर्श देता कौन है, वो देते हैं प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री जब तक सलाह नहीं देंगे राष्ट्रपति को तो वो कैसे नियुक्त होंगे, नहीं होंगे ना। तो इसलिए आप स्पष्ट समझ लीजिए कि जो अध्यक्षता कर रहे हैं विधि आयोग की, वो कौन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री के आधार पर ही उस प्रधान और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति करते हैं। अगर प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, अगर वो चीज़ नहीं करते हैं तो आपको लगता है कि ये नियुक्त हो जाएंगे। तो पहले आप एक चीज़ यहाँ समझिए मेरी बात। देखो, अगर आम सहमति अगर पूर्ण है, समझिए, तो प्रधानमंत्री मनाही नहीं करते हैं, वो परामर्श देंगे, क्योंकि फिर वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो जाती है। और राष्ट्रपति के लिए जब बाध्यकारी हो जाती है तो प्रधानमंत्री अपने में इतने ज्ञान के वो पटुआ नहीं होते हैं कि वो हर चीज़ को समझ लें, क्योंकि वो एक राजनीतिक नेता होते हैं। वो अध्यक्षता जरूर करते हैं, देश के एक मुखिया नहीं, मतलब सरकार के एक मुखिया होते हैं, ठीक है, जबकि राष्ट्रपति देश का मुखिया है। तो राष्ट्रपति देश का मुखिया होने की वजह से प्रधानमंत्री उन्हें परामर्श इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनके लिए बाध्यकारी हो जाती है, ठीक, क्योंकि आम सहमति दी जा रही है पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो फिर तो बाध्यकारी हो गई ना वो, तो फिर प्रधानमंत्री इसमें कभी रोक टोक नहीं करते हैं, तो परामर्श फिर कर देते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाती है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, वो होती है राष्ट्रपति के माध्यम से, राइट, राष्ट्रपति के माध्यम से। अब क्या होता है कि हो सकता है कि राष्ट्रपति उस समय ना हो तो क्या स्थिति बन सकती है, राष्ट्रपति अगर नहीं होते हैं तो हमेशा एक दिमाग क्लिक में कर लेना कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को वो नियुक्त कर देते हैं, लेकिन फिर वही व्यक्ति है शपथ दिला सकता है,
क्योंकि नियुक्ति एक करना अलग बात है, नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन शपथ जो दिलाते हैं वो शपथ जो होते हैं राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं दिला सकते हैं या राष्ट्रपति जिसे चयनित करें उसके माध्यम से शपथ दिला सकते हैं। लेकिन बात ये भी दिमाग में रखना, राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि किसी से भी शपथ दिलवा दें, वो संवैधानिक पद पर होना चाहिए। ठीक, वो संवैधानिक पद पर होना चाहिए, तभी वही व्यक्ति है राष्ट्रपति की चयन के माध्यम से वो शपथ दिलाएगा। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। ओके, चलो। हम्म, एक मिनट। चलिए, तो देखो, चलो। चलो, तो देखो, एक मिनट। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि किस प्रकार से देखो,
तो मैंने आपको क्लियर कट कर दिया कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। इनकी अगर जो शपथ है अगर वो दिलानी होती है तो राष्ट्रपति क्या होते हैं, वो एक संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति होता है उसको वो चयनित कर देते हैं, फिर वो शपथ दिला सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति दिलाए, नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति हो सकता है एक टाइम के लिए, एक समय के लिए वो छुट्टी पे हो जाएं, तो उस समय जो है वो कौन दिला सकते हैं, वो चलो संवैधानिक पद पर, ठीक है, तो होना चाहिए, तब वो व्यक्ति है क्या कर सकता है। हम्म, चलिए अब हम बात करते हैं अन्य न्यायाधीश की। तो अन्य न्यायाधीश की देखो जो नियुक्ति है, जैसे अन्य न्यायाधीश में जो गणपूर्ति होती है, गणपूर्ति होती है जैसे उसको पूर्ण करना है, जैसे कि वर्तमान में कितनी है 33+1 है, ठीक, 34 है, तो इनकी जैसे गणपूर्ति करनी होती है या इन्हें कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो इनकी जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति ही करते हैं, ओके, इनकी नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो परामर्श कौन देते हैं, फिर मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्त होते हैं, ओके, जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होते हैं वो फिर क्या करते हैं कि परामर्श करते हैं राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। तो बस यही है इसमें कंडीशन, कोई ज़्यादा खास नहीं है, इतना ही आप समझ सकते हो, ओके। तो आप जानते हो कि इनकी नियुक्ति से संबंधित फिर एनजेसी आया था, एनजेसी। तो एनजेसी जो था 99 संविधान संशोधन 2014 में, ओके, फिर इसे एक संविधान वो एक्ट के माध्यम से आया था, राइट, लेकिन फिर उसे 2015 में उसे निरस्त कर दिया गया था, 2015 में निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि वो एक सरकार की कार्यपालिका कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रही थी न्यायपालिका में, क्योंकि सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो अपने आप में सीमित है और न्यायपालिका की अपने आप में सीमित है। तो इसलिए कार्यपालिका न्यायपालिका एक सुझाव देना अलग बात होती है, लेकिन आप पूर्ण रूप से उस व्यवस्था में ही हस्तक्षेप कर लो, न्यायपालिका की व्यवस्था में हस्तक्षेप करो, ऐसा नहीं आप कर सकते हो, ओके। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो, तो 2015 में इसको फिर निरस्त कर दिया गया था। चलिए, तो मैंने इससे संबंधित जो भी वाद थे वो मैंने आपको कंप्लीट कर ही दिए थे कि किस प्रकार से 1950 से 1973 तक वरिष्ठता के आधार पर रहा, फिर 1973 में एन राव को चुन लिया गया था, 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश के ऊपर नियुक्त कर दिया गया था, तो इस वजह से जो सीनियरिटी बेस था ये भंग हो गई थी। फिर 1978 में फिर एमयू बेग को या मोहम्मदुल्लाह को वरिष्ठतम नियुक्त कर दिया गया था, ओके, तो इस वजह से ये व्यवस्था फिर खत्म हो गई थी। चलिए, तो इसकी अर्हता अगर देखी जाए तो अर्हता क्या होनी चाहिए, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष या 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए, 5 वर्ष किसी हाई कोर्ट में मतलब न्यायाधीश रहे हों, ठीक। अर्हता अगर देखोगे इसकी अर्हता में भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी बात 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष मतलब हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट में वो न्यायाधीश रहा हो, 5 वर्ष वो हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, ठीक, या 10 वर्ष वो वकील, या हम कह सकते हैं 10 वर्ष कहीं उसने वकालत की हो, ओके, कहीं 10 वर्ष उसने वकालत की हो तो वो नियुक्त हो सकता है। अर्हता में भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष हाई कोर्ट में किसी न्यायाधीश रहा हो, 10 वर्ष या तो वो वकालत की हो, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, और न्यूनतम आयु इसकी नहीं दी गई है, संविधान में इसकी कोई न्यूनतम आयु नहीं दी गई है, ओके।
चलिए, तो न्यायाधीश का अगर कार्यकाल है तो वो भी नहीं दिया गया है, लेकिन बस है कि या 5 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष या 65 वर्ष, ये आप स्पष्ट समझ सकते हो। कार्यकाल की कोई वैसा बात नहीं की गई है, बस यही है कि 5 वर्ष है या 65 वर्ष है, ये इसमें आयु डिसाइड की गई है, या तो 5 वर्ष उसका कार्यकाल मतलब पूर्ण हो जाए। वैसा कार्यकाल इसमें दिया नहीं गया है, वैसे कार्यकाल की बात की गई 5 वर्ष या 65 वर्ष। ओके, और इसका अगर जो त्यागपत्र देना होता है तो वो राष्ट्रपति को देगा, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, या तो फिर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उन्हें हटा भी सकता है। ओके, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा भी सकता है, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। अगर इनकी हटाने की अगर बात की जाए, महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से हटाए जा सकते हैं। महाभियोग महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें हटाया जाता है। राइट, महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें हटाया जाता है। ओके, तो आप इसमें समझिए कि महाभियोग प्रक्रिया इसमें कैसे लाई जाती। तो आपको पता होना चाहिए कि महाभियोग जो प्रक्रिया है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों में आ सकती है। हाई कोर्ट, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये महाभियोग प्रक्रिया है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों में, हाँ सही है, आ सकती है। और यह संसद द्वारा लाई जाती है, संसद के माध्यम से लाई जाती है, यानी कि संसद जो है वो महाभियोग प्रक्रिया लाती है। तो आप जानते हो कि महाभियोग प्रक्रिया के अंतर्गत जैसे कि जो व्यवस्था होती है वो संसद में लाई जाती है। अगर संसद में महाभियोग प्रक्रिया या महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो अगर पास हो जाता है, पास अगर हो जाता है, तो फिर न्यायाधीश जो है वो पदमुक्त हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर जो महाभियोग प्रक्रिया लाई जाएगी वो विधि के आधार पर नहीं है। राइट, यहाँ पर विधि के आधार पर नहीं है, विधि के आधार पर नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे विधि आधार पे, ऐसा नहीं कि केवल विधि के आधार पर नहीं है, इसमें कुछ और भी दिए गए हैं, लेकिन आप देखोगे मुख्य अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति में ये स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति में देखा जाए, राष्ट्रपति में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो विधि का उल्लंघन करते हैं, तभी उन्हें महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। केवल विधि, भ्रष्टाचार या वो दूसरे देश से अपने संबंध रखते हों, कोई सा संबंध रखते हों, या वो किसी भी अनैतिक कृत्य में लिप्त हों, कोई दिक्कत नहीं होती है, उन्हें नहीं हटाया जाता है। लेकिन विधि का अगर वो उल्लंघन करते हैं तो फिर उन्हें राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया संसद में लागू होगी, और वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में आ सकती है, किसी में भी। तो इसी प्रकार आप देखोगे तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है इसमें भी लाई जाती है न्यायाधीशों में। तो इन न्यायाधीशों की अगर उन्मुक्ति जब होगी तो आप यहां देखिए कि वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। लेकिन एक चीज याद रखना कि यहां पर विधि ही अकेली नहीं है, इसमें आप देखोगे इसमें कदाचार, भ्रष्टाचार, इनके आधार पर भी महाभियोग इन पर लागू हो सकता है। ओके, इन पे कदाचार या भ्रष्टाचार इनके आधार पर लागू हो सकता है। चलिए, तो आप ये चीजें समझ सकते हो। तो आप देखो एक चीज और समझो, एक मिनट।
चलो, तो इस पे आप देखोगे लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है, लेकिन आपको एक चीज दिमाग में क्लियर कट करना है कि लोकसभा में 100 मेंबर की लिखित लिखित प्रस्तुति होनी चाहिए, 100 मेंबर की लिखित, जबकि राज्यसभा में 50 की लिखित प्रस्तुति होनी चाहिए, मौखिक नहीं होनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि मौखिक से कोई भी प्रपोजल आप लाए और मौखिक में 50 राज्यसभा से हो गए, 100 लोकसभा से हो गए और मौखिक में बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रपोजल लाता है महाभियोग का तो वो लोकसभा में आता है तो उस पर 100 लोगों की सहमति लिखित होनी चाहिए, लिखित, ठीक। और जबकि राज्यसभा में आता है तो उसमें 50 लोगों की सहमति लिखित होनी चाहिए। ओके, तभी वो मान्य होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसके बाद क्या होता है कि ये चीज हो गई, ठीक, 100 लोगों ने लिखित प्रस्तुति दे दी, 50 लोगों ने लिखित प्रस्तुति दे दी। इसके बाद क्या होता है कि वो लोकसभा, इसके बाद क्या होता है कि वो अध्यक्ष फिर डिसाइड करते हैं, फिर इसके बाद अध्यक्ष के पास जाता है वो प्रपोजल, फिर अध्यक्ष क्या करते हैं, उसके लिए फिर एक कमेटी बनाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक। अगर 100 लोगों की यहाँ प्रस्तुति हुई है, ठीक, 100 लोगों की यहाँ पर हुई है तो इसकी अध्यक्षता ये करते हैं। अगर 50 लोगों की यहाँ हुई है तो इसकी अध्यक्षता यहाँ करते हैं। ओके, इसकी अध्यक्षता यहाँ करते हैं। तो आप एक चीज दिमाग में क्लियर कट कर लो कि जब इनकी स्वीकृति दी जाती है, इनकी स्वीकृति दी जाती है किसमें, संसद में, तो इसके बाद क्या होता है कि फिर 3 सदस्यीय कमेटी बैठती है। तो 3 सदस्य की जो कमेटी बैठेगी, जिसमें देखा जाए तो एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, यही अध्यक्ष कमेटी बैठालते हैं, तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश नहीं, एक न्यायाधीश होते हैं जो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उसमें से एक न्यायाधीश होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि एक हाई कोर्ट के किसी भी हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, किसी भी हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ओके, इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये कमेटी बैठती है और इस कमेटी की फिर ये जांच होती है। इस जांच की फिर रिपोर्ट जो होती है, प्रस्ताव जो होता है, फिर उस पर चर्चा की जाती है। इसके बाद ये कमेटी क्या है, अपनी रिपोर्ट देती है, एक जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट देती है। इस रिपोर्ट और क्या होता है कि जो मतलब ये रिपोर्ट होती है, और रिपोर्ट और क्या होता है कि जो प्रस्ताव है, राइट, जो प्रस्ताव है, ये जो प्रस्ताव है जो शुरुआत में लाया गया था, ठीक है, इस प्रस्ताव फिर एक साथ क्या होगा, डिस्कशन होगा, और डिस्कशन में आप देखोगे लोकसभा में पहले होगा या राज्यसभा में, जिसमें आ जाए उसमें पहले होगा। अगर वो उसमें पास हो जाता है, इसके बाद क्या होता है, फिर वो महाभियोग प्रक्रिया उन पर लागू हो जाती है, तो फिर उन्हें क्या है, अपने पद मुक्त होना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो अभी अगर आप देखोगे तो अभी तक किसी पर महाभियोग प्रक्रिया लागू नहीं हुई है, ना किसी को महाभियोग से अभी तक किसी भी मुख्य न्यायाधीश को हटाया गया है। लेकिन हाँ, 1991-93 में बी रामास्वामी पर ये लगा था, बी रामास्वामी, राइट, बी रामास्वामी जो उन पर महाभियोग जरूर लगा था, लेकिन उन्हें पे लागू नहीं हुआ था, राइट, उन पे महाभियोग लगा था, लोकसभा में पारित नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय कांग्रेस जो पार्टी थी मतदान से अलग हो गई थी, वहाँ पे वोटिंग नहीं हो पाई थी, मतदान कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया था। इस आधार पर जो बी रामास्वामी जी थे उन पर महाभियोग लागू नहीं हो पाया था, राइट। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो कि महाभियोग जो प्रक्रिया है वो कैसे लागू होती है। एक चीज और दिमाग में क्लियर कट कर लो कि जब लोकसभा भंग होने वाली हो, अर्थात इसके 5 वर्ष पूरे हो गए हो, एक बात। दूसरी बात है, अगर लोकसभा पहले ही भंग हो रही हो, ठीक, राष्ट्रपति कर सकता है, या बहुमत हो पाने पर राष्ट्रपति कर सकता है, या जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति से, तब वो भंग कर सकते हैं। ओके,
तो अगर किसी भी स्थिति में लोकसभा अगर भंग हो रही है, अगर उस समय क्या होता है कि महाभियोग का प्रपोजल, उस पर डिस्कशन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, राइट। तो आप ये दिमाग में क्लियर कट कर लेना कि जितने भी लोकसभा में कोई भी प्रपोजल लाए गए हैं, डिस्कशन हो गए, वो सभी निरस्त हो जाते हैं, सभी निरस्त हो जाते हैं, क्योंकि वो लोकसभा में ही आए, राज्यसभा में नहीं गए हैं, लोकसभा में आए हैं ना, वो राष्ट्रपति के पास गए हैं। ठीक इस वजह से आप देखोगे तो लोकसभा में अगर कोई भी प्रपोजल है, उस पर डिस्कशन हो रहा है, तो वो क्या होता है कि वो निरस्त हो जाता है। लोकसभा भंग हुई, वो स्वयं निरस्त हो जाते हैं। लेकिन महाभियोग का जो प्रपोजल है, महाभियोग का जो प्रपोजल है, ये लोकसभा भंग होने के बाद, लोकसभा भंग होने के बाद भी निरस्त नहीं होता है। ठीक, महाभियोग लागू होने के बाद, अगर महाभियोग जैसे प्रपोजल लाया गया है और प्रपोजल लाने के बावजूद भी, ये जो लोकसभा भंग होने के बावजूद भी जो महाभियोग का जो प्रपोजल है, ठीक है, ये निरस्त नहीं होता है। बस ये आप दिमाग में क्लियर कट कर लो है ना, और सभी जो हैं वो सभी निरस्त हो जाते हैं। चलिए, तो अगर इसमें फिर तदर्थ न्यायाधीश की अगर बात की जाए, जैसे गणपूर्ति होती है, तो तदर्थ जो न्यायाधीश होते हैं, आप देखोगे वैसे इनका वेतन भत्ता अगर आप देखोगे तो वेतन भत्ता जो होता है, ये न्यायाधीशों का वेतन भत्ता होता है, वो संसद डिसाइड करती है, ओके। लेकिन सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं उनको 50% वेतन भत्ता मिलता है। लेकिन वित्तीय आपातकाल जब लगता है तो वित्तीय आपातकाल में वेतन भत्ता को कम कर सकते हैं, ओके, वित्तीय भत्ता को वो कम कर सकते हैं। एक चीज और आप देख लो, अगर किसी स्थिति बस अगर मुख्य न्यायाधीश का अगर पद रिक्त है, ठीक, या अनुपस्थिति है, वो असमर्थता है, तो उस समय एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। एक चीज और देख लो कि यदि किसी भी परिस्थिति में अगर मुख्य न्यायाधीश है नहीं, मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यकाल पे नहीं है, या वो असमर्थ हैं, या किसी परिस्थिति में वो बीमार हैं, ठीक, तो वो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन ये है कि जब तक वो आ नहीं जाते तब तक राष्ट्रपति क्या है, एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। वो तब तक काम करेगा जब तक वो वापस नहीं आ जाते, ठीक है। तो आप एक चीज ये दिमाग में कर लो, तो एक प्रकार का अगर देखोगे तो राष्ट्रपति भी नियुक्त कर सकते हैं इस आधार पर। तदर्थ न्यायाधीश की अगर बात की जाए तो तदर्थ न्यायाधीश एक प्रकार के देखे जाएं तो स्थायी न्यायाधीश होते हैं। बस ये होती है कि वो गणपूर्ति जब पूरा नहीं हो पाता, मान लेते हैं कि 33+1 है, तो 33+1, एक मिनट नए पेज से समझते हैं। जैसे 33+1 है, ओके, अगर ये गणपूर्ति पूर्ण नहीं हो पाती है, ये गणपूर्ति कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो फिर क्या है कि तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, ठीक। और जो तदर्थ न्यायाधीश है ना, ये मुख्य न्यायाधीश जो हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, वो राष्ट्रपति से पूछकर नियुक्त कर लेते हैं, राइट। राष्ट्रपति से पूछकर, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति से वो मतलब कि राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हो, नहीं, राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं। बस ये है कि राष्ट्रपति से वो पूछते हैं, परामर्श ले लेते हैं कि हम तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करेंगे गणपूर्ति कंप्लीट करने के लिए। तो फिर वो क्या करते हैं, जो हाई कोर्ट हैं, ठीक, हाई कोर्ट हैं, वहाँ से न्यायाधीश को ले लेते हैं, ठीक, तदर्थ के रूप में वहाँ से न्यायाधीश ले लेते हैं। और ये जो न्यायाधीश लेंगे, ये न्यायाधीश तभी लेंगे, मतलब कि वहाँ पे आप देखोगे जो मुख्य न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट का, मुख्य न्यायाधीश होता है जो हाई कोर्ट का, उनकी सलाह लेनी होती है, ठीक, उनकी सलाह लेनी होती है, तभी ये हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको तदर्थ न्यायाधीश के रूप में ले सकते हैं। लेकिन एक दिमाग में क्लियर कट कर लेना, ऐसा नहीं है कि ये मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो मना कर दें, ठीक, वो मानते हैं, उन चीज़ को मानते हैं, कभी मना नहीं करते हैं तदर्थ के रूप में, मना वो करते ही नहीं है। एक प्रकार से आप ये समझ लो कि जो हाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बोल देते हैं, वो मुख्य न्यायाधीश वो करते ही हैं, राइट, वो करते ही हैं, वो कभी मना नहीं कर सकते। इसलिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो तदर्थ के रूप में जाएंगे, वो मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर और राष्ट्रपति से पूछकर मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो नियुक्त करते हैं। अगर आप एक चीज और देखोगे इसमें, एक चीज और अगर आप और देखोगे तो
चलो इसमें एक चीज और देखोगे आप कि जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, अगर इनकी आप अगर नियुक्ति देखोगे, इनकी नियुक्ति के बारे में मैंने आपको कंप्लीट समझाई दिया है, और इनके वेतन भत्ते देखोगे समान रूप से मिलते हैं। वेतन भत्ता जो होता है वो जो गणपूर्ति में जो न्यायाधीश होते हैं, जो ऑलरेडी 33+1 है, जो 33 न्यायाधीश होते हैं, इन्हीं के समान ही मिलता है। तदर्थ न्यायाधीशों को भी इनके समान ही एक रूप से वेतन भत्ता मिलता है। ओके, लेकिन आप दिमाग में क्लियर कट कर लेना कि जब ये गणपूर्ति पूर्ण हो जाए, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो और न्यायाधीश हैं, उनको जब गणपूर्ति कंप्लीट हो जाती है तो फिर ये तदर्थ न्यायाधीश हैं, ये अपनी जगह वापस आ जाते हैं। ठीक, अपनी जगह ये वापस आ जाते हैं। ठीक, तो फिर भी वहाँ से हट जाते हैं, लेकिन जब तक रहेंगे तब तक उनका वेतन भत्ता समान रहेगा, उन्हीं के समान। ठीक, उनकी शक्तियाँ हैं, उन्हीं के समान पावर मिल जाती है उनको भी। चलिए, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो। लेकिन अस्थाई होते हैं, अस्थाई समय के लिए ये ले लेते हैं, स्थायी नहीं रहते हैं। जब तक न्यायाधीश नियुक्त नहीं होते तब तक नहीं चुनते हैं। अगर आप सेवानिवृत्त देखोगे, सेवानिवृत्त भी आप देखोगे एक सहायक भी होते हैं। जैसे कि सहायक में अगर बात की जाए, जैसे सहायक न्यायाधीश, तो सहायक के रूप में न्यायाधीश जो होते हैं, इसमें अगर आप देखोगे जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश का मतलब ये है कि वो न्यायाधीश रहे हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनको क्या है, सहायता के रूप में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में ले लेते हैं। लेकिन ये कोई तदर्थ न्यायाधीश और वो मुख्य न्यायाधीश नहीं बनते हैं, केवल एक सेवा के लिए रहते हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो चुनते हैं। राइट, तो सेवानिवृत्त होते हैं, केवल सलाह के लिए या कुछ सहायता के लिए वो सेवानिवृत्त हैं, उनको ले लेते हैं। तो वो इस प्रकार से उनको भी नियुक्त कर लेते हैं, लेकिन वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माने जाते हैं। बस ये दिमाग में आप क्लियर कट कर लेना। अल्पकाल के लिए ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं उन्हें सहायता के लिए। उच्चतम न्यायालय का अगर आप स्थान की बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय का जो स्थान है वो दिल्ली है, और राष्ट्रपति अनुमति के बाद, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश है किसी भी जगह स्थान कर सकता है। ठीक है, किसी भी जगह पर ये स्थान कर सकता है। ओके, चलिए, तो राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है इस पर। तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो किसी जगह अपनी ये न्यायपीठ है वो स्थापित कर सकते हैं। चलो, तो इसमें ज़्यादा कोई खास नहीं था, इतना ही था, और आज के लिए इतना है। जैसे इनका पेमेंट अगर बात की जाए, सेवानिवृत्त न्यायाधीश का जो पेमेंट है, इनका जो पेमेंट है वो कौन करता है डिसाइड, वो करता है राष्ट्रपति। ठीक, इनको संसद नहीं करती है, इनका पेमेंट जो है सेवानिवृत्तों का इनका करती है राष्ट्रपति। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। चलो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए।